फ्रेंड्स, मैं यहाँ मेरे चैनल के साथ सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। हमारा जो टॉपिक शुरू है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, उसे कंटिन्यू करते हुए हम और डिटेल में पढ़ रहे हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स कौन से हैं, वो कैसे इम्यून रिस्पॉन्स करती है, ये सब पॉइंट्स। तो शुरू में हम देखेंगे कि ब्लड फॉर्म कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा बोन मैरो होता है, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं बॉडी के, उसमें बोन मैरो होता है। जैसे हाथ के दो लॉन्ग बोन्स, पैर के अपने, वहाँ पे बोन मैरो होता है। बोन के बीच में जो जगह होती है उसे बोन मैरो बोलते हैं, वहाँ पे पूरा ब्लड फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है जिससे ब्लड फॉर्मेशन होता है उसे हेमाटोपोएसिस कहते हैं। अभी जब हम ब्लड बोलते हैं तो ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो उसमें आता है प्लाज्मा, सीरम, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज रेड ब्लड कार्पसेल्स और प्लेटलेट्स। सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं जो वर्क करेंगे। डब्ल्यूबीसी जो है ये है कंपोनेंट इम्यून सिस्टम के, जिसे हम अभी पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में। आरबीसीज आर देयर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो होते हैं क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट। अगर कहीं ब्रेकेज हो गया तो ब्लड क्लॉट करना पड़ता है, उसके लिए प्लेटलेट्स आर देयर। तो ये पूरा ब्लड बोन मैरो में कंटिन्यूअसली फॉर्म होते रहता है। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हेमाटोपोएसिस हमने समझ लिया कि ब्लड फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी उसमें लिम्फोसाइट्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी के कंपोनेंट के अंडर हम सीखते हैं। तो बी सेल्स और टी सेल ये बनते हैं लिम्फोसाइट्स, और दूसरे होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल ये एग्जांपल्स आते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के। तो इसके डिटेल में देखते हैं बी सेल्स क्या है, टी सेल्स क्या है, इस तरह से। तो पहले बी सेल जो होते हैं वो सिंथेसाइज और मैच्योर दोनों भी बोन मैरो में होते हैं, इस वजह से उसे हम बी सेल्स कहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ बी सेल। न्यूक्लियस होता है और इसके सरफेस पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडी जो होते हैं, द स्ट्रक्चर इज वाई शेप्ड, वाई की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो हैवी चेन्स होते हैं और दो लाइट चेन्स होते हैं। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसे एक एन टर्मिनल एंड और एक सी टर्मिनल एंड होता है। जहां एन टर्मिनल एंड है वहां पर एंटीजन बाइंड होता है एंटीबॉडी पर। इस तरह से 2000 एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय बी सेल्स पर सेकेंड। जब ये बी सेल एक्टिवेट होती है तो उस पर 2000 एंटीबॉडीज एक्सप्रेस हो सकते हैं पर सेकेंड में। तो यहाँ पर देखें तो नेव बी सेल जो होती है वो जस्ट प्रिपेयर्ड हुई सेल कहा जा सकता है, जिसने अभी एंटीजन को देखा नहीं है। ये नेव बी सेल ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है। जैसे ही उसे एंटीजन दिखता है, दैट स्टार्ट्स प्रोलिफरेटिंग एंड डिवाइडिंग, बड़ी हो जाती है और डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होते समय ये नेव बी सेल दो बी सेल में डिवाइड हो जाती है। एक फॉर्म होती है जो होती है मेमोरी बी सेल, और दूसरी इफेक्टर बी सेल, और उसी को हम प्लाज्मा बी सेल भी कहते हैं। तो प्लाज्मा सेल का लाइफ स्पैन थोड़ा होता है, 4 to 5 डेज का होता है, मगर इसी में वो बहुत सारे एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है। इट सिक्रीट्स इनॉर्मस नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। दूसरी सेल जो तैयार होती है वो मेमोरी बी सेल होती है। इसका लाइफ स्पैन लॉन्गर होता है,
और ये मेमोराइज करती है, ये याद रखती है कि किस प्रकार से इम्यून रिस्पॉन्स दिया गया, किस प्रकार से एंटीबॉडीज तैयार किए गए थे। तो हमने जब एडाप्टिव इम्यूनिटी के एट्रीब्यूट्स देखी तो उसमें स्पेसिफिसिटी एक था और मेमोरी एक था। सो दीज आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज्ड हियर कि बी सेल जो है वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है और वो मेमोराइज भी कर रही है। जब हम टी सेल के बारे में बात करते हैं तब ये टी सेल्स भी सिंथेसाइज होते हैं बोन मैरो में, मगर ये मैच्योर होते हैं थाइमस में। थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के अबाव होती है वहां पर टी सेल मैच्योर होते हैं और उसी वजह से हम इसे टी सेल बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स आते हैं, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। जब हम टी सेल का इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं तो ये इम्यून रिस्पॉन्स डायरेक्टली नहीं होता है। जिस प्रकार बी सेल्स डायरेक्टली एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं उस प्रकार टी सेल्स नहीं कर सकते। उनके रिकॉग्निशन के लिए एंटीजन प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये प्रेजेंटेशन का काम किया जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरफ से। यहाँ पर टी हेल्पर सेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर टी साइटोटॉक्सिक सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें टीसीआर होते हैं जो है टी सेल रिसेप्टर्स और उसके साथ मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल होते हैं CD4 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। यहाँ पर टी साइटोटॉक्सिक सेल है और जिसके ऊपर भी टीसीआर है टी सेल रिसेप्टर और इसके साथ CD8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब रिकॉग्निशन की जब बात आती है तो ये कॉम्बिनेशन यूज होता है। टी हेल्पर सेल पर CD4 मॉलिक्यूल होते हैं और इसके लिए MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर है उसकी तरफ से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब टी साइटोटॉक्सिक सेल है उसके साथ CD8 मॉलिक्यूल होंगे और इसके लिए MHC क्लास 1 पर प्रेजेंटेशन जरूरी है जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या है? तो डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस ये प्रोफेशनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहे जा सकते हैं। बी सेल भी कभी-कभी एपीसी की तरह काम करते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्चुअली फैगोसाइटोसिस करते हैं, जो सर्कुलेट होते हैं ब्लड में। अगर एंटीजन दिखता है तो इट फैगोसाइटोस दैट एंटीजन और फैगोसाइटोसिस के बाद जो प्रेजेंट बाहर फेंका जाएगा, जो प्रेजेंट किया जाएगा एंटीजन का पार्ट, वो प्रेजेंट होता है MHC मॉलिक्यूल्स पर। MHC स्टैंड्स फॉर मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। तो ये प्रोटीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस प्रोटीन है, उस पर ये एंटीजन प्रेजेंट किया जाता है और ये अगर क्लास 1 MHC है तो रिकॉग्नाइज हो गए टी साइटोटॉक्सिक सेल की तरफ से और ये अगर क्लास 2 MHC है तो टी हेल्पर सेल इसे रिकॉग्नाइज कर पाएगी। इस तरह से इनका रिकॉग्निशन होता है। जब तक ये प्रेजेंटेशन नहीं होता टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इसमें MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल जो है वो सभी न्यूक्लिएटेड सेल पर रहते हैं। बॉडी के सभी सेल के ऊपर MHC क्लास 1 रहेंगे और MHC क्लास 2 है वो सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर ही रहेंगे। टी सेल के इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में देखें तब टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल, अभी हमने समझा कि दोनों सेल्स को एंटीजन रिप्रेजेंट करना पड़ता है तभी वो एंटीजन को पहचानते हैं। तो ये काम किया जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरफ से। जब टी हेल्पर सेल पर एंटीजन प्रेजेंट होता है तब टी हेल्पर सेल डिवाइड होती है मेमोरी टी हेल्पर सेल और इफेक्टर टी हेल्पर सेल में। मेमोरी सेल तो मेमोरी रखने के लिए चली जाएगी। इफेक्टर टी सेल जो होती है, इफेक्टर टी हेल्पर सेल, वो क्या करती है, वो साइटोकाइन्स नाम के प्रोटीन्स
सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम के बाकी सारे सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। उसमें बी सेल्स को वो एक्टिवेट करती है, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाजेस को वो एक्टिवेट करती है, और भी बहुत सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस व्हिच आर सिक्रेटेड बाय दिस टी हेल्पर सेल्स। तो इस वजह से टी हेल्पर सेल इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जब हम टी साइटोटॉक्सिक सेल देखते हैं, तब हमने देखा कि क्लास 1 MHC पर प्रेजेंटेशन होने के बाद टी साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट होती है, तो वो प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट होती है CTL में। CTL है दैट इज साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। अभी ये डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक फंक्शन करती है, किलिंग फंक्शन करती है, क्योंकि टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है ना, वो इट एक्ट्स अगेंस्ट द ट्यूमर सेल और वायरली इन्फेक्टेड सेल। अगर हमारी सेल को वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो हमें उसी सेल को पूरा मार देना पड़ेगा, और वायरस को तो बाहर निकाल नहीं सकते। तो इस वजह से वहां पे टी साइटोटॉक्सिक सेल किलिंग एक्टिविटी करती है। और दूसरा, इट इज एक्टिव अगेंस्ट ट्यूमर सेल। ट्यूमर के बारे में भी हमें यही करना पड़ेगा कि ट्यूमर सेल को मारना ही पड़ेगा। सो इन दैट केस ऑल्सो दिस CTL which is prepared by the T cytotoxic cell that gets activated। तो यहाँ तक हमने आज के वीडियो के लिए पूरा किया है। अभी इसके आगे की इम्यून सिस्टम, इम्यून के सेल्स मेरे वीडियो में आते रहेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, तो आपको मेरे वीडियो आए ये नोटिफिकेशन आता रहेगा। Thank you.